ये कहानी है ग्लोबल फाइनेंस, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और इंटरनेशनल जासूसी की। एक ऐसे साम्राज्य की जो भरोसे की बुनियाद पर खड़ा हुआ और फिर एक ही झटके में ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। ये कहानी है खनानी ब्रदर्स की और उस अंतर्राष्ट्रीय जाल की जिसने आखिरकार उन्हें दबोच ही लिया। चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। तारीख थी 8 नवंबर 2016, रात के ठीक 8 बजे। भारत के प्रधानमंत्री टीवी पर एक ऐसा ऐलान करते हैं जिससे 130 करोड़ लोगों की जिंदगी में कह सकते हैं एक भूचाल सा आ जाता है। 500 और 1000 के नोट, जो उस वक्त भारत की लगभग 86% करेंसी थे, वो रातों रात महज कागज के टुकड़े बनकर रह गए। भारत में तो अफरा तफरी का माहौल था ही, लेकिन इस फैसले का जो असली जियोपॉलिटिकल भूकंप था ना, उसका केंद्र दिल्ली या मुंबई नहीं था, बल्कि सरहद के उस पार 1000 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के कराची शहर में था। ये एक ऐसा कदम था जिसने एक बहुत बड़े अदृश्य आपराधिक साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी थी। प्रधानमंत्री मोदी के उस ऐलान के ठीक 26 दिन बाद पाकिस्तान के सबसे बड़े मनी लॉन्ड्रिंग सिंडिकेट का सरगना जावेद खनानी कराची में एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग से गिरकर मृत पाया गया। ऑफिशियल रिपोर्ट में कहा गया कि ये एक सुसाइड था, लेकिन मौत का समय और उसका तरीका कई गहरे सवाल छोड़ गया। तो सवाल ये है कि आखिर ये साम्राज्य गिरा कैसे? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें कहानी की शुरुआत में जाना होगा और ये देखना होगा कि कैसे फुटपाथ से शुरू हुआ एक छोटा सा कारोबार दुनिया के सबसे खतरनाक क्रिमिनल नेटवर्क्स का फाइनेंसर बन गया। तो कहानी शुरू होती है 1947 में। भारत के बंटवारे के बाद गुजरात से विस्थापित हुआ खनानी परिवार कराची पहुंचता है। परिवार के मुखिया अब्दुल सत्तार खनानी कराची के बोल्टन मार्केट में फुटपाथ पर करेंसी एक्सचेंज की एक छोटी सी दुकान खोलते हैं। ये एक बहुत ही मामूली शुरुआत थी। 1980 के दशक आते आते अब्दुल सत्तार के 2 जुड़वा बेटे जावेद और अल्ताफ बिजनेस को पूरी तरह से अपने हाथ में ले लेते हैं। वो बहुत महत्वाकांक्षी थे। उन्होंने एक और व्यापारी हनीफ कालिया के साथ मिलकर खनानी एंड कालिया इंटरनेशनल यानी KKI की नींव रखी और ये कंपनी देखते ही देखते एक कॉरपोरेट जाइंट बनने वाली थी। देखिए, KKI सिर्फ एक कंपनी नहीं थी, ये एक ग्लोबल ऑपरेशन था। जावेद ने पाकिस्तान का काम संभाला और अल्ताफ ने दुबई को अपना हेडक्वार्टर बना लिया। वहां से उसने लंदन, न्यूयॉर्क और टोरंटो तक अपना पूरा नेटवर्क फैला दिया। और इसका नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का 40% हिस्सा इस एक कंपनी के कब्जे में आ गया। अब देखिए, बाहर से देखने पर तो KKI एक बहुत ही कामयाब और कानूनी कंपनी लगती थी, लेकिन इस सफेदपोश चेहरे के पीछे एक बेहद चालाक क्रिमिनल एंटरप्राइज चल रहा था, जो एक बहुत ही पुराने और भरोसे पर आधारित सिस्टम पर काम करता था। इस पूरे काले कारोबार का दिल था हवाला। अब ये एक ऐसा सिस्टम है जहां पैसा असल में एक जगह से दूसरी जगह फिजिकली मूव ही नहीं करता। ये पूरी तरह से भरोसे और कोड वर्ड्स पर चलता है। कोई कागजी कार्रवाई नहीं, कोई डिजिटल फुटप्रिंट नहीं। और यही वजह थी कि ये नेटवर्क किसी भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के लिए एक बुरे सपने जैसा था, पूरी तरह से अदृश्य। तो ये काम कैसे करता था, चलिए समझते हैं। मान लीजिए किसी को कराची से दुबई पैसा भेजना है। वो कराची में खनानी के एजेंट को कैश दे देता है। वो एजेंट दुबई में बैठे अपने साथी को एक कोड के साथ सिर्फ एक फोन करता है और दुबई में बैठा व्यक्ति आपका पैसा आपको दे देता है। बस काम हो गया। एजेंट आपस में बाद में हिसाब किताब बराबर कर लेते थे। उनकी मेमन कम्युनिटी का एक उसूल था, जुबान दे दी तो मुकरेंगे नहीं, और यही उसूल इस नेटवर्क की रीढ़ की हड्डी था। और बहुत जल्द इस बेमिसाल नेटवर्क को अपना सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक क्लाइंट भी मिल गया, अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम। 1993 के मुंबई बम धमाकों के बाद दाऊद को अपने ग्लोबल टेरर और क्राइम नेटवर्क को फंड करने के लिए एक पूरी तरह से गुप्त रास्ते की जरूरत थी, जिसे कोई ट्रैक न कर सके। इसे ऐसे समझिए, दाऊद के पास ड्रग्स, हथियार और वसूली का बेहिसाब काला धन था और खनानी ब्रदर्स के पास उस पैसे को बिना कोई सुराग छोड़े दुनिया के किसी भी कोने में पहुंचाने का नेटवर्क था। ये एक परफेक्ट मैच था और इसी गठबंधन से जन्म हुआ खनानी मनी लॉन्ड्रिंग ऑर्गेनाइजेशन या MLO का, एक ऐसा संगठन जिसका एकमात्र मकसद था दाऊद और ISI जैसे क्लाइंट्स के पैसे को ठिकाने लगाना। अब खनानी ब्रदर्स सिर्फ मनी लॉन्ड्रर नहीं रह गए थे। उनका पूरा ऑपरेशन भारत के खिलाफ एक जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक हथियार बन चुका था। वो अब रीजनल सिक्योरिटी के लिए एक सीधा खतरा थे, जिसका असर कई महाद्वीपों में महसूस किया जा रहा था।
अंदाजा है कि खनानी एमएलओ हर साल 14 से 16 अरब डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा था। ये आंकड़ा इतना बड़ा है कि ये उन्हें दुनिया के सबसे बड़े मनी लॉन्ड्रर्स में से एक बनाता था। इतने बड़े पैमाने पर अवैध पैसों का फ्लो ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए एक सीधा खतरा था। और ये पैसा जा कहाँ रहा था? लिस्ट देखिए। दाऊद की डी कंपनी से लेकर लश्कर तैयबा और अलकायदा तक, मेक्सिको के ड्रग कार्टेल से लेकर तालिबान तक। ये नेटवर्क ग्लोबल टेररिज्म और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की लाइफलाइन बन चुका था, जो कई महाद्वीपों में अस्थिरता और हिंसा फैला रहा था। पर उनका सबसे खतरनाक हथियार था नकली भारतीय करेंसी नोट, जिन्हें सुपर नोट्स के नाम से जाना जाता था। देखिए, ये कोई साधारण नकली नोट नहीं थे। इन्हें पाकिस्तान में सरकारी सुरक्षा प्राप्त प्रिंटिंग प्रेस में छापा जाता था। ये इतने ज़्यादा परफेक्ट होते थे कि ये न केवल भारत की अर्थव्यवस्था को अंदर से खोखला कर रहे थे, बल्कि करेंसी में लोगों के विश्वास को भी खत्म कर रहे थे। जब खनानी एमएलओ का खतरा हद से ज्यादा बढ़ गया, तो इसे खत्म करने के लिए एक अभूतपूर्व इंटरनेशनल इंटेलिजेंस कोऑपरेशन शुरू हुआ। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड की 5 आइज अलायंस और भारत की खुफिया एजेंसियां सब एक साथ आईं। ये अपने आप में ये बताता है कि ये खतरा कितना बड़ा माना जा रहा था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही था, एक ऐसे फाइनेंशियल घोस्ट को कैसे पकड़ा जाए जो अपने पीछे कोई निशान ही नहीं छोड़ता। खनानी ब्रदर्स का हवाला नेटवर्क अदृश्य था। उन्हें पकड़ने के लिए कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करना था, एक ऐसा जाल बिछाना था जिसमें वो खुद चलकर आए। ये जिम्मेदारी उठाई अमेरिकी ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन यानी DEA के अंडरकवर एजेंट्स ने। उन्होंने खुद को ड्रग तस्कर बताकर अल्ताफ से संपर्क किया और एक सीक्रेट स्काइप कॉल पर अल्ताफ ने बड़े घमंड में आकर ये बात कह दी। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी हर बात रिकॉर्ड हो रही थी, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। अब ऑपरेशन अपने आखिरी चरण में था। DEA ने कई हफ्तों तक छोटे मोटे सौदे करके अल्ताफ का भरोसा जीता। उन्होंने दुबई से ऑस्ट्रेलिया तक पैसे को सक्सेसफुली लॉन्डर करके भी दिखाया, और फिर उन्होंने सबसे बड़ा चारा फेंका, एक बड़ी डील के लिए पनामा में आमने सामने मिलने का प्रस्ताव। सितंबर 2015 में जैसे ही मनी लॉन्ड्रिंग का ये बादशाह पनामा एयरपोर्ट पर उतरा, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अल्ताफ तो पकड़ में आ गया, लेकिन पाकिस्तान में बैठा मास्टरमाइंड जावेद अभी भी आज़ाद था। अब हम कहानी के उसी मोड़ पर वापस आते हैं जहां से हमने शुरू किया था, और देखते हैं कि कैसे भारत की नोटबंदी ने इस साम्राज्य पर आखिरी और सबसे घातक प्रहार किया। नोटबंदी के एक फैसले ने जावेद के गोदामों में रखे हजारों करोड़ रुपए के सुपर नोट्स को एक झटके में रद्दी के ढेर में बदल दिया। सालों की मेहनत, प्लानिंग और पैसा सब बर्बाद हो गया। वो रातों रात दिवालिया हो गया, और दाऊद और ISI जैसे क्लाइंट जो नुकसान बर्दाश्त नहीं करते, अपना पैसा वापस मांगने लगे। तो दोनों भाइयों का अंत बेहद अलग लेकिन उतना ही भयानक हुआ। जावेद, जो पाकिस्तान में रहकर पूरा नेटवर्क चलाता था, नोटबंदी से बर्बाद हो गया और एक इमारत से गिरकर रहस्यमयी हालात में मर गया। वहीं अल्ताफ, जो दुबई से ग्लोबल चेहरा बना हुआ था, अमेरिका में गिरफ्तार हुआ। उसने एजेंसी से सहयोग किया और 2020 में रिहा होने के बाद से गायब है। पाकिस्तानी पुलिस ने जावेद की मौत को फौरन सुसाइड बताकर केस बंद कर दिया। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है। जब उसका पूरा साम्राज्य तबाह हो चुका था और उसका भाई अमेरिकी एजेंसियों के सामने सारे राज खोल रहा था, तो क्या जावेद अपने आकाओं के लिए एक बोझ बन गया था? क्या उसने वाकई खुदकुशी की या उसे रास्ते से हटा दिया गया? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी एक अनसुलझी पहेली है।